वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। क्या पढ़ा था हमने, बताओ क्या पढ़ा था। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज। हमने अपना चैप्टर चालू कर दिया था, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सबको समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या क्या होने वाला है। तो हमने क्या देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर्स है, किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो लेबर लॉज पे ही ज्यादा फोकस करना है, तो पहले दिन से एकदम फोकस लेवल हाई होना चाहिए। अब देखो, हमने चैप्टर 14 स्टार्ट कर दिया था। लाइट क्यों? चैप्टर 14, इसमें हमने कुछ कुछ बातें पढ़ी थी। क्या क्या बातें पढ़ ली थी? आर्टिकल्स के नंबर याद करे थे, कौन सा आर्टिकल क्या, किसके बारे में। आर्टिकल्स तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है क्या होता है। उसके लिए हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, उस दिन हमें लड्डू मिलते थे। ठीक है। इसके अलावा क्या पता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल लॉ है। ठीक है। उसकी वजह से ही सारे लॉज बनते हैं, उसके बेसिस पे ही सारे लॉज बनते हैं, और उसको मदर ऑफ ऑल लॉज भी कहा जाता है। इसमें ट्रिनिटी है, तीन चीजें होती है: प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। प्रियम्बल जो हमें बताता है कि इंडिया का नेचर कैसा है, कंट्री एज अ कंट्री कैसा नेचर है। हम सेकुलर है, सोवरीन है, हम पे किसी का राज नहीं चलता, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हम डेमोक्रेटिक है, हम अपना नेता खुद चूज करते हैं। ये सब बातें प्रियम्बल में लिखी हुई है, जो यहाँ पे बिल्कुल काम की नहीं है, तो इग्नोर मार सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक होते हैं? 14 से लेके नहीं, 12 से 35। 12 से 35 होते हैं। हमें पढ़ने कौन कौन से, चलो बताओ। अरे 14, 14 छह ही पढ़ने। ठीक है। तो 14 किसका, चलो बोलो, तेज से बोलो, तेज। अरे पहली क्लास से तुम्हारी क्या कर रहे हो, ब्रेकफास्ट करके आए हो कि नहीं आए हो? चिल्लाओ जोर जोर से, वो त्रिवेणी तक आवाज जा रही थी। चलो बताओ सबसे पहले। राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, 16। और 19, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। और 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पूरा नाम है उसका। ठीक है, जैसे तुम्हारा है ना सरनेम के साथ, वैसे उसका पूरा नाम क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो पर्सनल लिबर्टी को ऐसे हटा मत दिया करो, पर्सनल लिबर्टी भी है वहां पे। 23, 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है वैसे तो। 23 में तीन चीजें आती, कौन कौन सी? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बॉन्डेड लेबर और फोर्स लेबर। तो वो तो है ही लेबर के बारे में। ठीक है। और 24 चाइल्ड लेबर, वो तो अपन रिलेट करके पढ़ेंगे, एकदम चाइल्ड लेबर ही अपन भी। समझ में आ गई चीज? तो देखो क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ तक हमने बेसिक बातें पढ़ ली थी, आज हमें यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से। देखो, मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी, चलो तो मैं तुम्हें याद करा देती हूँ, आ जाओ। तो हमारे आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हमने, रटने का काम हो चुका है हमारा। 14, 16, 19, 21, 23 एंड 24 ये हो गए। अब हमें पढ़ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये तो हो गए फंडामेंटल राइट्स। क्या हो गए ये? फंडामेंटल राइट्स। अब हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ने, उनके भी आर्टिकल्स पढ़ने। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? 36 से 51 तक। ठीक है, ये सारे पढ़ने क्या नहीं? तो हमें कौन से पढ़ने हैं? 38, 39, 40 को इग्नोर मारो, 41, 42, 43 और 43A, इतने पढ़ने हैं। ए क्या है ये? 43A, ए का क्या मतलब होता है? 44 क्यों नहीं आया? 43A क्या है? ए का मतलब होता है अमेंडमेंट से आया है, पहले नहीं हुआ करता था, फिर बीच में डाला गया है। अब बीच में डाला है तो मैम 44 क्यों नहीं बनाया? तुम्हें इतनी मुश्किल से तो सेक्शन और आर्टिकल याद हो पाते हैं, वो पूरी सीरीज चेंज हो जाएगी फिर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? इसको अगर 44 बना देंगे, जो 44 होगा वो 45 हो जाएगा, जो 45 तो 46 हो जाएगा, फिर तुम कंफ्यूज रहोगे जिंदगी भर। समझ में आ गई चीज? तो वो लोग ऐसे नहीं करते, वो जो लाइन सीरीज होती है ना उसको इंटरप्ट नहीं करते, बीच में अमेंडमेंट करके ए बना के डाल देते हैं। समझ में आ गई चीज? मतलब पहले 43, 44 ऐसे लाइन चल रही थी, उनको लगा ये चीज डालनी चाहिए अलग से, तो उन्होंने बीच में अमेंडमेंट लाके, अमेंडमेंट क्या होता है? चेंज लाके उन्होंने बीच में इसको डाल दिया। समझ में आ गई चीज? तो ऐसे ये सारे आर्टिकल्स हमारे आ गए हैं। ये वाले आर्टिकल्स किसके बारे में? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये तो आपको मिलने ही मिलने चाहिए। और ये भी अगर सरकार इनको भी फॉलो कर लेगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों बातें, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर दोनों को कंबाइन करके लॉज बनते तो बहुत अच्छे लॉज बनते हैं। ठीक है। इनको तो जैसे तो जबरदस्ती है, ये तो आपको मानने ही है। इसको भी मान लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गई चीज? जैसे
जैसे जबरदस्ती है कि तुम्हें सुबह उठना ही पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें क्लास में आना ही पड़ रहा है, समझ में आ गई चीज। लेकिन अच्छा हो जाएगा कि अगर तुम थोड़ी देर पहले उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा पढ़ाई भी करके रिवाइज करके आओ, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जबरदस्ती क्या है कि उस टाइम तक तो तुम्हें उठ ही जाना पड़ता है जिस टाइम तक तुम क्लास से ऐसे लड़ते पड़ते पहुंच पाओ, गिर पड़ के पहुंच तो जाते हो। समझ में आ गई चीज। जैसे अभी ये पहुंचे पूरे 10 मिनट 11 मिनट लेट, ठीक है, तो पहुंच जाते हो, लेकिन टाइम से आना है कल से, ऐसे पहुंच जाते हो का मतलब ये नहीं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्लास में आप एक टाइम से आपको उठना पड़ता है, वो है जबरदस्ती, ठीक है। लेकिन शुड वाली बात क्या होगी, ये तो मस्ट हो गई। शुड वाली बात क्या है कि थोड़ा सा टाइम से पहले उठोगे तो बढ़िया हो जाएगा, सेम बात है। ये तो आपको जबरदस्ती है, आपको मानना ही पड़ेगा सरकार को, ठीक है। ये भी मान लेंगे तो अच्छे लॉज बनेंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना चाहिए। समझ में आ गई चीज। तो अब हम वो पढ़ रहे हैं, देखो क्या है। अच्छा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स के लिए जा सकते हैं? जा सकते। रिट नाम की चीज सुनी तुमने? रिट क्या होता है? गवर्नमेंट पे ऑर्डर्स पास करता है कौन? हाँ वही होता है रिट्स, एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट रिलेटेड, ठीक है। तो जो अधिकारी होते हैं उनके अगेंस्ट हम नॉर्मल कोर्ट में केस क्यों करेंगे? हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे, और उनको नॉर्मल कोर्ट डांट लगा भी नहीं सकता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकते हैं। तो हम रिट पिटीशन लेके जाते हैं, मतलब पिटीशन मतलब रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन लेके जाते हैं, रिट पिटीशन, कि हमारा फंडामेंटल राइट खराब कर दिया है ना, आप कुछ करिए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट लगाता है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव तीनों एक दूसरे से अलग है। लेजिस्लेटिव लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उनको फॉलो करवाते हैं, और फॉलो नहीं किया तो कौन डांट लगाता है? जुडिशरी। तो सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में तो लॉ ही है, और ये लॉ किसके ऊपर है? सरकार पे। ड्यूटीज किस पे इम्पोज्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की? गवर्नमेंट पे। तो क्योंकि इसमें बोला हुआ है ना कि स्टेट को ये करना है, स्टेट को वो करना है। स्टेट कौन है? गवर्नमेंट। समझ में आ गई चीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा लॉ है जो कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे लगता है, ठीक है। बाकी और कोई तो लॉ तो हम पे ही लग रहे हैं, है ना। जैसे कोई भी है, चाइल्ड लेबर है, तो किसी जगह के एम्प्लॉयर पे लग रहा है वो कि तू बच्चा मजदूरी नहीं करवाएगा। समझ में आ गई चीज। लेकिन गवर्नमेंट में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड होता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग उनकी ड्यूटीज बन जाती है, वो ड्यूटीज ब्रीच करेंगे तो कौन डांट सकता है उनको? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो डांट लगवाने के लिए हमें जाना तो पड़ेगा ना, तो हम जाएंगे, ठीक है। जैसे तुमने ना कौन कौन सी रिट पढ़ी है, चलो बताओ। मैंडामस, सर्शोरेरी, प्रोहिबिशो, मेनली तीन होती है। बाकी हेबियस कॉर्पस जो होती है वो टू हैव द बॉडी, ठीक है। उसके अंदर तुमने पढ़ा होगा कि है ना, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी है और किसी की नहीं है, तुम तुम्हारी बॉडी लेके कहीं पे भी जा सकते हो। यही है उसका मतलब, यही होता है। मतलब तुम्हें कोई ऐसे उठा के जेल में नहीं बंद कर सकता, और कर दिया तो दो चीजें होती है। एक तो तुम्हें रीजंस बताने पड़ेंगे कि तुम्हें क्यों उठाया है ना। दूसरा दूसरा क्या होता है कि तुम्हें 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे CSET में आर्टिकल 22 नहीं था, सिलेबस में नहीं है आर्टिकल 2। मैं बता देती हूँ, ठीक है। आपको अगर पुलिस पकड़ती है ना, तो पहले तो रीजंस बताती है कि इसलिए पकड़ रहे हैं। वो आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि तुम्हें रीजंस पता होने चाहिए कि तुम्हें क्यों उठाया जा रहा है ऐसे रैंडमली, है ना। और जेल में बंद कर सकती है, पुलिस के पास पावर है, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा बंद नहीं कर सकती। उसको तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट एक पर्सन होता है, वो डिसाइड करता है, ठीक है, कि तुम्हें बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद कार्रवाई चालू होती है। गिल्टी प्रूव हो जाते तो वापस जेल में चले जाते हैं, और गिल्टी नहीं प्रूव होते तो आजाद घूमो आराम से, बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। समझ में आ गई चीज। ये अपना कानून है। क्लियर हो गया। तो हेबियस कॉर्पस तो उसके बारे में बात करते हैं। एक होता है क्वो वारंटो, वो पढ़ा होगा कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार से कि इस कुर्सी पे इसको क्यों बैठाया है, ठीक है। तो हम हमारे इलेक्टेड लोग हैं, हमारे लिए ही बनी है सरकार, तो हम तो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कुओ मतलब क्वेश्चन करना। तो वो दो रिट तो तुमने पढ़ी होगी। ये तीन पढ़ी होगी, मैंडामस, सर्शोरेरी, प्रोहिबिशियो, ये तीन रिट्स पढ़ी होगी। इसके रिगार्डिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि तुम कोई अथॉरिटी का कोई काम है, सरकारी कोई काम है, तुम गए उनके पास, उन्होंने नहीं करके दिया, उनका ही काम है वही करना, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने नहीं किया, तो किसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो? उस अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो तुम रिट पिटीशन लेके जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको डांट लगाएगा कि तुम्हारा काम है तो तुमने करा क्यों नहीं, तो वो मैंडामस की रिट होगी, ठीक है। अब कोई काम है जो कि नहीं करना है, उसका बनता भी नहीं है, और उसको रोकना है, तो प्रोहिबिशियो, प्रोहिबिट करने के लिए। और काम हो चुका है,
जो उसका नहीं बनता तो सर्शियोररी कैंसिल करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी की सजा नहीं सुना सकता, सुना सकता है क्या? नहीं, उसने सुना दी तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी ना बचा हमारे पास। समझ में आ गई चीज? और सुनाने वाला है तो प्रोहिबिशियो करेंगे, भाई तू नहीं सुना सकता मत सुना। समझ में आ गई चीज? कोई मामला है जिसमें फांसी की सजा बनती है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने पास ले लिया, ठीक है, तो उसको मना करेंगे ना, ये तुम्हारा मामला नहीं है, छोड़ो दूर हटो इससे। समझ में आ गई चीज? प्रोहिबिशियो। और इजी वे में तुम्हें अगर मैं बताऊं, अगर ये रिट हम पढ़ ही रहे हैं तो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे ना बेड में पड़े पड़े रील्स चला रहे हो, जो तुम्हारा रोज का रूटीन है, ठीक है, तुम ऐसे लेटे लेटे रील्स चला रहे हो, मम्मी ने बोला पानी की बोतल भर के रख दो। गर्मियों में ये प्राइम काम होगा तुम्हारा, घर पे बोतलें भरना, यही है? और कोई है कुछ काम? कुछ और होगा, कूलर वगैरह भरना या सामान लेके आना, सब्जियां लेके आना, सबके काम डेजिग्नेटेड होते घर में, ठीक है, तो तुम्हें एक ही तो काम दे रखा है मम्मी ने, पानी भरना, ठीक है, वो भी तुमने अगर मना कर दिया तो मम्मी क्या करेगी फिर? फ्लाइंग चप्पल। तुमने बोला नहीं मैं नहीं भर रही, मैं नहीं भर रहा, ऐसे बोल दिया तुमने रील्स चलाते टाइम, तो मम्मी फ्लाइंग चप्पल आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो वो फ्लाइंग चप्पल है ये सुप्रीम कोर्ट की, किसको मिल रही है? पब्लिक अथॉरिटी को। तुम्हारा एक ही काम है, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा, वो मैंडमस है। समझ में आ गई चीज? टू कमांड, कमांड देता है सुप्रीम कोर्ट कि तुम्हारा जो काम है चुपचाप करो, ज्यादा मना करने की जरूरत नहीं है। मम्मी की फ्लाइंग चप्पल जैसा है ये। समझ में आ गई चीज? अब मान लो एक दिन मम्मी ने तुम्हें बोला खाना बनाने के लिए कि मैं बाहर जा रही हूँ, तुम खाना तैयार रखना बना के, और तुमने किचन की ऐसी तैसी करी जो, ठीक है, मम्मी का भरोसा उठ गया कि ऐसे भी कोई खाना बना सकता है, सब जला दिया, सब बिखेर दिया, तो मम्मी ने तुम पे क्या लगा दिया? प्रोहिबिशियो। तुम्हारे बस की बातें मत करो, ठीक है, रहने दो, आगे से किचन में तुम्हें बैंड हो, तुम किचन में एंटर करना अलाउड नहीं है तुम्हें, तो वो क्या होगा? प्रोहिबिशियो। और तुमने जो किचन की ऐसी तैसी करी, उसको पूरा समेटेगा कौन? तुम ही समेटोगे, वो होता है सर्शियोररी, कैंसिल करना अपने उल्टे पुल्टे काम। समझ में आ गई चीज? तो जो काम तुम्हारा बनता है वो करना इज मैंडमस, ठीक है, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो मत करो, वो है प्रोहिबिशियो। और वो काम कर दिया तो कर चुके तो सर्शियोररी, अब उसको समेटो, वॉश करते हैं डिसीजन को, डिसीजन को कैंसिल किया जाता है इसमें, कैंसिल। समझ में आ गया? तो रिट का मतलब अच्छे से समझ में आ गया? रिट हमारे बहुत काम की चीज है, इसमें भी आएगी, बार बार टर्मिनोलॉजी यूज होगी, तो रिट का मतलब क्लियर होगा तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो टाइप्स है रिट के, वो यहाँ नहीं है, वो जेएचएल में पढ़ना आराम से। मैंने तो ऐसे ही फॉर द इंफॉर्मेशन रिट समझने के लिए बता दिया। समझ में आ गई चीज? अब सुनो, अब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे थे, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 38, तो मतलब रिट वगैरह ये सारी चीजें हम जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग हम डायरेक्टली कोर्ट वगैरह का मदद नहीं ले सकते, बस कंप्लेन कर सकते हैं। अब सुनो अच्छे से, आर्टिकल 38 जो है वो बोलता है वेलफेयर, वेलफेयर के बारे में, सोशल ऑर्डर, मतलब सबका भला करना है, बस बात खत्म। सरकार की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि पूरे इंडिया के लोगों का भला करना है, कोई भी उनका डिसीजन होगा वो इस सोच से बना हुआ होना चाहिए कि सबका भला करना है, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी जो बोलते हैं वो चीज होनी चाहिए। 39, अच्छा सबका भला करेंगे तो क्या लड़कियों का नहीं करेंगे क्या? खाली लड़कों का कर देंगे क्या? नहीं, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। अगर लड़का लड़की बराबर का काम कर रहे हैं तो उनको बराबर के पैसे भी मिलने चाहिए, जो क्लियरली नहीं मिलते हैं नॉर्मली। अगर आपको पता ही होगा ये बात, तो पता है ना, क्रिकेटर लोगों को देख लो, तुम एक्टर एक्ट्रेसेस को देख लो, जो सेम फील्ड में सेम काम कर रहे हैं बट उनकी इनकम कम है, लड़कियों की कम है और लड़कों की ज्यादा है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को इस चीज के लिए काम करना चाहिए। और हम गवर्नमेंट को तो सुना रहे हैं सब, और किसको सुना रहे हैं? हम उनको सुना रहे हैं, ताने मार रहे हैं उनको, ये करो ना, ये क्या कर रहे हो, सबका भला करो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करो, क्या कर रहे हो? समझ में चाहिए? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ताने, जिसको गवर्नमेंट को सुन के थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। तुम भी तो ताने सुन के मूव करते हो, उससे पहले तुम पड़े रहते हो लेजी एकदम, ठीक है, मम्मी 4-5 ताने मारती है कि अरे हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, इस दिन देखने के लिए बड़ा किया है क्या? पड़े रहते हो दिन भर, ठीक है, भैंस जैसे हो गए हो खा खा के, ऐसे मम्मियों के डायलॉग्स फिक्स है हर जगह। समझ में आ गई चीज? तो ताने सुन के हम सही होते हैं, तो सरकार को ताने मारता है कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गई चीज? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू। फंडामेंटल राइट तो हमारे हैं सिटीजन्स के, वो तो हम एक्सरसाइज करवा ही लेंगे क्योंकि वो तो मस्ट वाली बात है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ताने, समझ में आ गई चीज? अब देखो क्या है, 40 पंचायत का होता है, वो यहाँ पे कोई रेलेवेंट नहीं है, लेबर का पंचायत से क्या लेना देना, तो पंचायत राज का होता है वो यहाँ से उड़ा दो बीच में से। 41 आता है, अब तुमने बोल तो दिया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पहले उनको कमाने का राइट तो दो, वुमेन को, उनको राइट टू वर्क देंगे तभी तो इक्वल पे करेगी वो।
हाँ डॉली राइट, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। सही है सारे। तुम इतना लेट कैसे आते हो क्लास में? बारिश हो रही है? बारिश तुम्हारे साइड नहीं, सब साइड हो रही है बारिश। बारिश मेरे साइड भी हो रही थी, पर मैं आ गई। टाइम से अगर क्लास में क्या करते हो? आधा टॉपिक तुम्हारा उड़ जाता है, फिर आते हो तो क्या फायदा फिर? टाइम से आना सीखो। अभी तो तुम्हारी क्लास 9:30 से हो रही है, और बाकी बच्चों की क्लास 8:30 से होती है, उसमें तो तुम आधे गायब हो जाओ। बताओ, हाँ 8:30 से 4 बजे तक होती है। तुम्हारी 4 क्लास हो रही है, वो भी इतनी लेट से, तुम्हें तो थोड़ा सोने का भी टाइम मिल रहा है, आने जाने का भी तुम्हारा थोड़ा तो डिले है कम से कम। 8:30 तो बहुत जल्दी हो जाता है, वो भी सर्दियों में। तो टाइम से आओ, अभी इतना प्रिविलेज मिल रहा है तो उसका मिस यूज नहीं करना। ठीक है। देखो क्या है, 41 राइट टू वर्क का होता है। अरे भाई, इक्वल पे तो तब मिलेगा ना जब कमाने दोगे, तो सबका वर्क करने का राइट होना चाहिए, राइट टू वर्क। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई काम करना चाहता है और उसको काम ही नहीं करने दिया जा रहा। और होना भी चाहिए काम। हम बोलते तो सरकार को ताने मारते तो है क्या? क्या मारते? एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ भाई, क्या कर रहे हो, जॉब दिलाओ, ठीक है, राइट टू वर्क। अच्छा, अगर मान लो कि तुम्हें जॉब मिल गई, बताओ क्या? हाँ हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है। तुम पढ़ोगे तो, पढ़े लिखे लोगों को नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से मिलेगा? तब मम्मी पापा बोलते हैं, मम्मी पापा सही है। क्या? हाँ हाँ, स्किल तो सही है, मतलब देखो क्या है, मैंने बहुत सारे बीकॉम पास वालों को भी देखा है कि जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, क्योंकि स्किल है, स्किल इज एवरीथिंग। स्किल के बिना तो कुछ हो नहीं पाएगा। तुम अभी थ्योरेटिकली पढ़ रहे हो, जब तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा स्किल इज एवरीथिंग। ठीक है। एआईआर वाला भी बहुत कम वैल्यू रख सकता है, और मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाला भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, वो स्किल की बात है। स्किल तो है, स्किल की तो बात है। तुम एक चीज देखो ना, तुम्हारे आसपास कारपेंटर भैया है कोई अगर, जो तुम्हारे घर पे कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, अच्छा अर्न करते हैं वो लोग। क्या है, तुम्हें आता है क्या ये सब करना? तुम्हें बेड सोफा बनाना आता है क्या? आता है क्या? जो जो सबको नहीं आता वो स्किल होती है। उनको आता है, तुम्हें नहीं आता, इसलिए वो कमा रहे हैं। समझ में आ गई चीज? तो स्किल तो होती है। पढ़ाई की बात रही तो देखो, पढ़ाई से सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, पढ़ाई से सिर्फ पैसों की भी बात नहीं है। पढ़ाई से बहुत कुछ आता है, कॉन्फिडेंस आता है, इंटरनल डेवलपमेंट होता है, दिमाग बढ़ता है। वो सबके लिए लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं, पैसे तो देखो कैसे भी कमाए जा सकते हैं, बट पढ़ाई से ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको और कोई चीज नहीं दे सकती, इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं। मम्मी पापा को शायद उतने नहीं मिले प्रिविलेजेस जितने तुम्हें मिल रहे हैं, क्लासेस एंड ऑल, और इतनी अच्छी हाई एजुकेशन, क्या पता उनको उतने लेवल का तो नहीं मिला होगा अपन से पहले वाली जनरेशन को, जितना तुम्हें मिल रहा है, इसलिए वो बोलते हैं कि तुम्हें मिल रहा है तो यूज करो उसको, बस। बताओ, राइट टू वर्क, कमाने का राइट। अब देखो, तुम्हें राइट टू वर्क मिल गया, तुम जाके काम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें इक्वल पे भी मिल गया, सबका भला भी हो रहा है, सब चल रहा है आराम से। लेकिन अगर तुम काम करने जाओ और वहां पे बहुत मिट्टी, धुआं और सफोकेशन या गंदगी ऐसी जगह हो, तो तुम कितने दिन ही काम कर पाओगे? 3 से 4 दिन मैक्सिमम, है ना? अगर तुम गरीब हो तो, नहीं तो एक भी दिन नहीं, है ना? तो वही होगा। तो देखो, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन भी होनी चाहिए काम करने की, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन मतलब क्या होता है? इंसानों के जीने लायक जगह, इंसानों के काम करने लायक व्यवस्था, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। ठीक है। अब देखो, सबका भला हो गया, तुम्हें बराबर पैसे मिल गए, तुम काम करने जाने लग गए, वहां पे बढ़िया काम चल रहा है तुम्हारा, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन में तुम काम कर रहे हो। अगर इंसान एक लालची आदमी होता है, ठीक है, मतलब उसका लालच बढ़ता जाता है। अभी तक तुम्हें क्या चल रहा था? तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान। अब तुम्हारे दिमाग में क्या था? रोटी कपड़ा मकान। मतलब अगर हम एकदम ही गरीब है, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो हम सबसे पहले रोटी ढूंढेंगे, रोटी, फिर कपड़े ढूंढेंगे, फिर मकान ढूंढेंगे। ये 3 चीजें प्राइम होती है, बेयर एसेंशियल्स होते हैं ये हर इंसान को जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए चाहिए, इसके बिना इंसान मर सकता है। समझ में आ गई चीज? अगर ये मिल गए तो चौथी चीज क्या होगी? आईफोन? ऑब्वियसली नॉट। तो क्या होगा? रोटी कपड़ा मकान बढ़िया चल रहा है, हम इतना कमा पा रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान बढ़िया है, हमारे पास घर है, पहनने को कपड़े हैं, खाने को रोटी है। अब सोशल सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? थोड़ा दूर का सोच लिया तुमने। आज का तो देखो, आज में और क्या चाहिए?
सोच ही नहीं पा रहे हम गरीबों की तरह, हद हो गई। एजुकेशन, एजुकेशन तुम नहीं पढ़े, तुम अपने बच्चों को तो पढ़ाओगे ना, इमेजिनरी बच्चे। समझ में ये चीज? तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान हो रहा है एकदम अच्छे से, अब तुम क्या सोचोगे कि हमारा समय चेंज हो, बच्चों को स्कूल भेजो, तो एजुकेशन आएगी। और हेल्थ, पहले तबीयत खराब होती थी तो दवाई नहीं लेते थे, अब लेने लग जाओगे। समझ में ये चीज? रोटी कपड़ा मकान तो चल ही रहा है ना, अपने बेयर एसेंशियल्स हो रहे हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजने लग गए, चाहे छोटी मोटी स्कूल में भेजेंगे, भेजेंगे लेके, ठीक है। और अगर तबीयत खराब होगी तो इलाज भी अच्छे से करवाएंगे, अपनी थोड़ी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। और सोशल नीड्स, सोशल नीड्स, कभी कभार मूवी देखने भी चले जाएंगे, कभी कभार घूमने फिरने भी चले जाएंगे, कभी कुछ बाहर खाने भी चले जाएंगे। तो गरीबों की तरह सोचो थोड़ा पहले, ठीक है। तो रोटी कपड़ा मकान कंप्लीटेड। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ और सोशल नीड्स, फिर आएगी इंश्योरेंस की बातें, कि भाई आज अगर हम खुश हैं तो आगे भी खुश रहे, आगे भी हमारा चलता रहे सारा काम बढ़िया। जब आज सिक्योर होता है ना, तब हम कल का सोचते हैं। आज की रोटी के लिए तड़प रहे हैं तो कल का कैसे सोचेंगे कि कल हमें आराम से सुख मिल जाए। अरे भाई आज ही नहीं मिल रहा। समझ में आ गई चीज? तो देखो जो सर्वाइवल है ना, वो आज पे डिपेंडेंट होता है, प्रेजेंट पे, कि आज हमें रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर आज रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो फिर हम सोचेंगे कि कल भी मिलता रहे, परसों भी मिलता रहे, उसके बाद भी मिलता रहे, ओल्ड एज में भी हम सिक्योर रहे, है ना, बीमार हो तो भी हम सिक्योर रहे। समझ में आ गई चीज? तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा में चीजें लिखी है ना, ये अलग होता है, ये कंप्लीट होता है आपका मिनिमम वेजेस से। मिनिमम वेजेस मतलब लेबर को, सरकार की जिम्मेदारी है कि सारे मजदूरों को कम से कम इतनी तो तनख्वाह मिले कि उनका रोटी कपड़ा मकान हो जाए। बाकी बात तो बात की बात है। समझ में आ गई चीज? प्लस उनका थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी बढ़ना चाहिए। हमेशा रोटी कपड़ा मकान भी थोड़ी ना रहना चाहिए भाई। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम लोग गवर्नमेंट के बच्चे हैं ऐसा बोला जाता है, तो उनको हमें पालने की जिम्मेदारी। हम टैक्स क्यों भर रहे हैं? टैक्स क्यों भरा जा रहा है? हमारे लिए तो है वो, तो कर क्या रहे हैं फिर वो लोग? समझ में आ गई चीज? तो ये होने के बाद जो वेजेस से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं? लिविंग वेजेस। क्योंकि इसमें तुम सच में जीने लगते हो, उसमें तो सर्वाइवल ही चल रहा है तुम्हारा। तुम्हें किसी दिन खाना नहीं मिल रहा तो खाना ढूंढ रहे हो, ठीक है, धीरे ट्राई कर रहे हो कि एक छोटा सा पक्का मकान बन जाए। समझ में आ गई चीज? तो उसमें तो सर्वाइवल ही चल रहा है, उसमें तुम जिंदा नहीं हो। समझ में आई चीज? बस जी रहे हो पर जिंदा नहीं हो। समझ में आ रही है? बहुत गहरी बात बोल दी मैंने, गॉड, ठीक है। खुद ही इंप्रेस हो गई मैं अपनी बात, ठीक है। पर ये जो नीचे नीचे जो चीजें, नीचे वाली चीजें, ये इसका मतलब है लिविंग वेजेस, यू आर लिविंग योर लाइफ। समझ में आ गई चीज? थोड़ा सा उसमें है मसाला। समझ में आ गई चीज? तो इसको बोलते हैं लिविंग वेजेस। जब तुम्हारा ये सब बढ़िया होने लग जाएगा ना, तब तुम डिमांड करोगे लिविंग वेजेस। भाई हमारा स्टैंडर्ड बढ़ाओ, क्या कर रहे हो? समझ में आ गई चीज? अब स्टैंडर्ड बढ़ गया, अब रुकेंगे क्या हम? अभी भी कहाँ रुकेंगे? हमारा रोटी कपड़ा मकान हो गया था पहले, राइट टू वर्क, इक्वल पे, सब कर लिया हमने, बढ़िया जगह काम कर लिया। फिर हमारा लिविंग वेज भी हो गया, एजुकेशन, सोशल नीड्स, इंश्योरेंस, हेल्थ, सब होने लग गया। अब हमें क्या चाहिए? इज्जत। इज्जत चाहिए अब हमें। इज्जत मतलब हमसे पूछ के करो इंडस्ट्री में जो काम करना है, हमें बिना पूछे नहीं कर सकते काम, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, अलग से अमेंडमेंट से डाला गया था, पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स इन मैनेजमेंट। अब देखो, रटने को हम ये रट सकते थे, पर रटा हुआ तुम 2 दिन में भूल जाते, पर तुम्हें तो जून में लिखना है ये सब, तो जून तक याद रहना चाहिए। तो इस स्टोरी की तरह याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। रटोगे कि आर्टिकल 39 ये है, 42 ये है, तो ज्यादा फंसते चलोगे उसके अंदर। क्योंकि देखो रटने में सब अच्छे नहीं होते बच्चे, ठीक है। कुछ होंगे जो रट लेंगे, है ना, और उनको याद भी रह जाएगा, पर सारे बच्चों को याद हो जाए उसके लिए एक स्टोरी बना लो। सबका भला करना, सबका भला 38, सबका भला करोगे तो क्या लड़कियों का नहीं करोगे क्या? तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39। भला होगा कब? जब वो काम करने जाएंगी, तो राइट टू वर्क 41 के अंदर। काम करने जाएंगे तो कैसी कंडीशन में काम करना है? जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन। अब बढ़िया चल रहा है ना सब, तो क्या देना है उनको? लिविंग वेजेस। अब लिविंग वेजेस मिलके सब बढ़िया चल रहा है, तो उनको क्या चाहिए? इज्जत। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर उनको पूछो कि क्या करें हम लोग, तुम अपने सजेशंस दो, ठीक है। अभी कोई चीज थोपी भी किसी को पसंद नहीं है, हम थोप दे तो तुम पे तुम्हारी क्लास 7 बजे से लगेगी, तो पूछना पड़ेगा ना पहले कितने लोग कंफर्टेबल है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हाँ हाँ सुबह की क्लास लगाओ, हमारा ज्यादा दिमाग एक्टिव रहता है ना, दोपहर होते होते तो हमें नींद आने लग जाती है। समझ में ये चीज? तो क्या पता बच्चे उस फेवर में हो, क्या पता एकदम ही विद्रोही कर दे वो, 7 बजे कोई क्लास लगाते हैं कि क्या कर रहे हो। समझ में आ गई चीज? तो पूछ के करना पड़ेगा ना वैसे ही। तो ये अलग से अमेंडमेंट से डाला गया था कि पहले बेसिक चीजें तो हो, तब तो ये सारी इज्जत वाली बातें हैं। समझ में आ गई चीज? तो ये याद रहेंगे कि आर्टिकल्स, बस यही पढ़ना है हमें, पूरे चैप्टर यही है बस।
डन। तो रटने वाली चीज हमने कवर कर ली है। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज है, वो सब उसके अकॉर्डिंग सारे लॉज होते हैं, उसमें आर्टिकल्स होते हैं, सेक्शन मत लिख देना, है ना, और आर्टिकल गलत भी मत लिख देना, नहीं तो पूरा आंसर कट जाएगा, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स पढ़ने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स पढ़ने, सारे पढ़ने, क्या सारे जेआईजेल में पढ़ना, पेपर 1 में। यहाँ पे सिर्फ ये गिने चुने पढ़ने, लिमिटेड, जो हमने याद कर लिए, नंबर हमें याद हो गए। अब चलो, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस affect not merely the interest of labor and management but also social and economic goals to which the state is committed to materialize। अब देखो, लैंग्वेज देके डरना नहीं है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये ना एग्जाम में आएगा भी, बस इसको समझो ताकि तुम कनेक्ट कर पाओ कि लेबर लॉज एक्चुअल में है क्या। ध्यान से सुनो, इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ना, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन जो है, वो सिर्फ लेबर को अफेक्ट नहीं करता, वो हमारी सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को भी अफेक्ट करता है। तुम एक बात बताओ, अगर अलग अलग इंडस्ट्री में दंगे वगैरह होते रहे या हड़तालें चलती रही, समझ में ये चीज, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमारी इकोनॉमी थोड़ी पीछे हो जाएगी? हम ऑलरेडी पीछे ही हैं, तो और पीछे हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ में आ गई चीज? तो बस ये यही बताना चाह रहा है कि लेबर का रिलेशन और लेबर लॉस बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि तुम आगे पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो, एक लाइन लिखी हुई है, द एक्सटेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल और इंटरवेंशन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आ सकता है तुम्हारे कमेंट क्वेश्चन, ऐसे लाइन वाले क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। मतलब ऐसे रैंडम इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, इसको खुद पढ़ो और जो भी तुम्हारा इंटरप्रिटेशन हो वो बताओ क्या हो सकता है इसका मतलब। रीड करो इसको, रीड। तो लाइव पे है स्टूडेंट्स, वो भी बता सकते हैं। इस लाइन को एक बार रीड करो। अरे एक ही लाइन पढ़नी थी, क्या करे जा रहे हो? कुछ तो आया होगा समझ। क्या बोला? कुछ नहीं आया ऊपर से? क्या थोड़ा बहुत आया? देखो, कुछ लोगों की गलतफहमी होती है कि लॉ में तो बस रटना होता है ना। ये मैं तुम्हें हर हर चैप्टर में एक तो नमूना दूंगी कि लॉ रटना नहीं होता। लॉ को समझने के लिए अलग लॉ की खुद की लैंग्वेज होती है, इंग्लिश नहीं है ये तो चलो ठीक है, ये तो है, बट और भी चीजें आएगी जो इंग्लिश नहीं होगी, तुम्हें लगेगा अरे इंग्लिश में तो लिखा हुआ है यही तो होगा। सबसे ज्यादा ये इस बात का तुम्हें रियलाइजेशन होगा कंपनी लॉ में, जिसमें लिखा होगा कुछ और होता कुछ और, ठीक है। तो लॉ की खुद की लैंग्वेज होती है, बहुत फोकस से पढ़ना होता है लॉ। सबको लगता है थ्योरेटिकल रट के पास हो जाते हैं, सीएस तो ऐसे बन जाते हैं, नहीं, प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ता है। लॉ कोई सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल है। तुम्हें अगर लगता हो कि लॉ थ्योरेटिकल है तो एक काम करना, आज पता है क्या, तुम है ना, तुम बिना हेलमेट के ना स्कूटी या बाइक चलाना आज, और पुलिस के सामने से निकलना, ये तुम्हें पता चल जाएगा लॉ कितना प्रैक्टिकल है, जब पैसे देने पड़ेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैथ्स प्रैक्टिकल है क्या? मैथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है क्या? तुम्हारे काम आई है आज तक साइन थीटा कॉस थीटा? बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स, ठीक है। और जो चीज हमें प्लस माइनस करनी होती है वो कैलकुलेटर पे हम कर सकते हैं, तो प्रैक्टिकली काम नहीं आ रही वो। प्रैक्टिकली पता है रियल लाइफ में क्या काम आता है? लॉ। तुम्हें रोज लॉ लग रहा है तुम पे, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल से लेके मोटर व्हीकल्स एक्ट बना हुआ है इंडिया के अंदर, उसके तहत तुम ऐसे ड्राइव नहीं कर सकते, ट्रिपलिंग नहीं मार सकते, ये सब नहीं कर सकते। तो तुम रोज कितने लॉस के अंदर आते हो तुम्हें खुद को नहीं पता, ठीक है। तुम कोई सामान खरीदते हो, तुम पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है, कोई भी सामान खरीद लो तुम पे एक्ट लग रहा है। जीएसटी तुम पे कर रहे हो, कोई भी सामान खरीद रहे हो तो तुम पे टैक्सेशन लॉज लग रहे हैं। तो रोज रोज के दिन में 4-5 लॉज तुम मान रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है।
तो मेरी चीज तो प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं स्टार्टिंग की क्लासेस में इतना ज्ञान दूंगी क्योंकि ताकि तुम्हारी आदत बन जाए फोकस से पढ़ने की। सारे सब्जेक्ट में, लॉ के सब्जेक्ट में बहुत फोकस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कहानी चल रही है, कीर्तन चल रहा है, सुन लिया तो सुन लिया, जितना कान में घुसा उतना पुण्य मिल गया, बाकी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अरे कोई वो नहीं चल रहा है अभी कीर्तन, एकदम फोकस से पढ़ना है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ स्टेट कंट्रोल और इंटरवेंशन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि स्टेट बीच में कितनी टांग अड़ाएगी। स्टेट कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान नहीं देती उन कंट्री में जो डेवलप्ड है। यूएसए की गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता, लड़ते रहे लेबर, क्या हो गया? क्या कोई बड़ी बात होगी? लड़ते तो लड़ लिए, क्या हो गया? ठीक है, 4 दिन काम नहीं चलेगा तो क्या हो गया? डेवलप्ड है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ऊपर है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, लड़े तो लड़ ले और सुलझा लेंगे अपना मामला, लड़ाई हो गई हो जाती है। इंडिया में, इंडिया में 5 दिन कोई इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गई, ठीक है, हमारा आधा तो हम कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। तुम देख लो, तुम कभी भी सड़क पे निकलो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। हम लोग डेवलप्ड नहीं है, हम डेवलपिंग है। देखो अंडर डेवलप्ड की तो बात ही छोड़ो, उनका तो वैसे ही स्कोप गायब है। पाकिस्तान और श्रीलंका, इनकी हम क्या ही बात करें, इनको तो हम छोड़ते। हम डेवलपिंग है, हमें डेवलप्ड बनना है। हम लोग सपना देखते हैं यूएसए से कॉम्पीट करने का, तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि है ना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो हमें ज्यादा लॉस बनाने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल। ये लोगों ने पता है बेयर रूल्स बना रखे, बेयर रूल्स। बेयर रूल्स क्या होते हैं? सिर्फ रूल्स, एक्ट नहीं। एक्ट का मतलब क्या होता है? ये तुम्हें काम करना पड़ेगा, नहीं करा तो फाइन, तो फाइन और पनिशमेंट मिलेगी आपको, है ना। एक्ट का मतलब ये होता है। रूल्स का मतलब क्या होता है? ये कर लेना, नहीं किया तो कोई बात नहीं। दोनों में डिफरेंस है ना। तो यूएसए ने पता है अपने लेबर्स को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए सिर्फ रूल्स बना रखे हैं कि तुम अच्छे से बैठा करो, अच्छे से सबकी बात माना करो, है ना। एक दूसरे से लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, एक दूसरे को सॉरी बोल दिया करो, ऐसे रूल्स बना रखे हैं वहां पे। तो वो लड़ लेते हैं, खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, खुद ही काम हो जाता है। गवर्नमेंट ये एक्ट नहीं है बीच में, ठीक है। इंडिया में ऐसे नहीं चल सकता। इंडिया में हर बात का एक्ट बना हुआ है, इसलिए तो तुम्हारे लेबर लॉज है। इतने ज्यादा लेबर लॉज है कि तुम्हारे 40 मार्क्स का तो सिर्फ लेबर लॉज ही दिया है उन्होंने, और ये भी पूरे नहीं है, इसके पता नहीं कितने ज्यादा हजारों एक्ट और है लेबर लॉज के, तुम्हारे तो गिने चुने डाल रखे सिलेबस। समझ में ये चीज? अब ध्यान से सुनना। एक और अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तो मान लो तुम है ना अपने बहन भाइयों से तो लड़ते ही होंगे, अभी तक तो तुम्हारी एज वही चल रही है, मतलब ऐसे कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो, कोई नोच रहा है, एक दूसरे को मार दिया, मार के भाग गए, पहले तो मस्ती मजाक हुई, फिर वो एकदम ही भयानक रूप ले लेती है लड़ाई, होता होगा ऐसा, ठीक है। तो मम्मी आवाज लगाती है ना कि अरे मान जाओ, मत करो, लड़ाई मत करो, ऐसी अच्छी बात नहीं होती, क्या रोज लड़ते रहते हो। पर मम्मी की आदत हो गई है, मम्मी को लगता है ये इनका रोज का है, छोड़ो, ठीक है। तो मम्मी ज्यादा दिमाग नहीं लगाती इन चीजों में, मम्मी अगर सो रही है तो मम्मी सो जाती है वापस, कि अरे मत आवाज मत करो, सो जाती है वापस। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सेम, ठीक है, सबके साथ ऐसे ही होता है ना। तो दो लोग अगर लड़ रहे हैं, सामने वाले थर्ड पार्टी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, तो वो मना करेगा एक बार कि अरे मत लड़ो, अच्छी बात नहीं होती, अपना काम करने लग जाएगा। यूएस इज दैट। लेकिन अगर मम्मी को कई बार शादी में जाना हो और तुम तब लड़ने बैठ गए, तो एक थप्पड़ तो पड़ेगी तुम्हें, और एक बनेगी तुम्हारे भाई बहनों को। ऐसे ही होगा। जब फर्क पड़ता है ना तो अपने आप एक्शन लिया जाता है, जब फर्क नहीं पड़ता तो अपने आप बैठे रहता है इंसान। समझ में आ गया? सेम इंडिया को फर्क पड़ता है कि लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि 5 दिन अगर स्ट्राइक हो गई और जगह जगह पे स्ट्राइक्स होगी तो हमारी इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, और हम लोग टक्कर देना चाहते हैं यूएसए को। समझ में आ गई चीज? तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते स्ट्राइक वगैरह, तो हमने बना रखे दुनिया भर के एक्ट, और यूएसए ने बना रखे छोटे मोटे रूल्स। समझ में आ गई चीज? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है कि स्टेट कितना टांग अड़ाएगा। अगर डेवलप्ड कंट्री है तो ज्यादा टांग अड़ाएगा नहीं, और अगर डेवलपिंग है तो ज्यादा टांग अड़ाएगा। तो इस लाइन का मतलब ये था। इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, देखो क्या है। बहुत डिटेल्ड नहीं है, बट ये एग्जाम में आ सकता है कमेंट क्वेश्चन में, तो पहले ही हाईलाइट कर दिया, पहले लिख के रख लो इसको कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। वैसे भी इस चैप्टर से बहुत ही गिने चुने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, तो वो प्रिडिक्टेबल है कि क्या आ सकता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे इस चैप्टर से जो मैं बताऊंगी उसके अलावा, ठीक है। क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, क्योंकि अभी तुम्हारे पास कंपाइलर नहीं है, कंपाइलर आ जाएंगे तो हाईलाइट कर लेंगे हम लोग, और क्या। अभी तो फिलहाल लिख लो।
और थोड़ी सी अपनी स्पीड बनाने का ट्राई करो। अभी 12th तक जैसे भी लिख रहे थे। ये पेपर बहुत लेंदी आता है एसबीआई का, क्योंकि इजी आता है। तो या तो आईसीएसआई इजी पेपर देता है या फिर लेंदी देता है, दो ही चीजें होती है, मतलब हार्ड देता है या फिर लेंदी देता है। या तो हार्ड आएगा जिसमें तुम्हें सोचने में टाइम वेस्ट होगा, या फिर इजी आएगा, आ रहा तो होगा पर लेंदी बहुत आ जाएगा, 3.5 घंटे के हिसाब से पेपर बना देते हैं। समझ में आ गई चीज? तो दिमाग में रखना, अगर पेपर इजी लग रहा है तुम्हें पढ़ने में तो वो फिर लेंदी है, स्टार्टिंग से स्पीड बढ़ाने लग जाना। और अगर हार्ड लग रहा है तो स्पीड की टेंशन नहीं है, फिर वो उसको सॉल्व करने में की प्रॉब्लम, उस पर ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गई चीज? तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ अपनी। और अब तुम्हारी राइटिंग अगर बहुत ही छोटी छोटी है तो उसको थोड़ा जूम करो, ठीक है? अब देखो क्या है। इन डेवलप्ड इकोनॉमी वर्क स्टॉपेजेस टू सेटल क्लेम में नॉट हैव मच इम्पैक्ट। डेवलप्ड इकोनॉमी में वर्क स्टॉपेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अनलाइक इन डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है। कंट्रीज लाइक यूएस, इंग्लैंड विथ एडवांस एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी ओनली ले डाउन बेयर रूल्स। देखो क्या बोल रहे हैं। जो एडवांस इकोनॉमी होती है यूएस, इंग्लैंड, वो सिर्फ बेयर रूल्स बना के छोड़ देते हैं कि तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो, ठीक है? फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स, गिविंग देम फ्रीडम टू सेटल देयर डिस्प्यूट, कि तुम अपना मामला खुद ही निपटो जाओ, ठीक है? इन यूएस स्टेट इंटरवेंशन इन डिस्प्यूट इज एलिमिनेटेड, मतलब है ही नहीं, गवर्नमेंट बीच में आती नहीं है। तुम्हें लड़ना है तुम लड़ो, नहीं लड़ना मत लड़ो, लड़ रहे हो तो लड़ते रहो, हमें क्या, ठीक है? उनके पास पैसा बहुत है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है? नेशनल इकोनॉमी पे अफेक्ट नहीं पड़ता, ना हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता, ना सेफ्टी पे अफेक्ट पड़ता उनके। समझ में आ गई चीज? लेकिन अब हम बात करेंगे इंडिया की। देखो, इन डेवलपिंग इकोनॉमी का एग्जाम्पल इंडिया लेंगे, और कोई क्यों लेंगे, ठीक है? द स्टेट रूल्स कवर अ वाइडर एरिया ऑफ रिलेशनशिप एंड देयर इज इक्वली ग्रेटर सुपरविजन ओवर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज रूल्स। पहले तो हमने रूल्स बना रखे हैं, मतलब एक्ट बना रखा हमने बकायदा, फिर उसका इन्फोर्समेंट भी कराना होता है, हमें सुपरवाइज भी करना है कि अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। यूएसए ने तो देखो एक्ट बनाने के भी ज्यादा कुछ एफर्ट करे नहीं, उन्होंने बोला लड़ना है तो लड़ते रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या हो जाएगा? 30 दिन 30 दिन भी नहीं चलेगी इंडस्ट्री तो क्या हो जाएगा? हम पीछे थोड़ी जा रहे हैं कुछ, और खुद ही सॉल्व कर लो, हमें क्या है? समझ में आ गई चीज? तो यूएसए को फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को फर्क पड़ता है। तो हमने एक्ट भी बना रखा है, फिर उसके लिए सुपरविजन्स भी लगा रखे हैं, उसका इन्फोर्समेंट भी हमने कर रखा है। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दिस इज एम्पैथेटिकली सो इन डेवलपिंग कंट्रीज विथ लेबर सरप्लस। बताओ, ऊपर से हम लेबर सरप्लस कंट्री भी है, हमारे पास मजदूर बहुत ज्यादा लेवल पे है। तुम्हें क्या लगता है, तुम गेस करो चलो, कि कितने होंगे, कितने लगभग कितने परसेंटेज में मुझे बताओ कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में आपका एम्प्लॉयज लेबर कैटेगरी कितना है? 50। और कोई कितना लगता है? 60, 65 और 70 और 50, लगभग इतना ही है सबका आंसर। 50, 60, 70, 60 to 65 ही है, बहुत ज्यादा है ये। मेजोरिटी लेबर है अपना, मेजोरिटी में आ गए, मेजोरिटी में लेबर है। तो इतनी लेबर सरप्लस कंट्री लेबर लॉज ही ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? करेंगे कैसे इनको रेगुलेट? तुम सोचो ये सारे लेबर मिलके दंगे कर दे तो हम तो कुचले जाएंगे नीचे। समझ में आ गई चीज? तो इनको खुश रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी कंट्री लेबर सरप्लस है, हम लोग लेबर बाहर सप्लाई करते हैं, उनसे टेक्नोलॉजी लेते हैं, यहाँ से लेबर भेजते हैं। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, इतने ज्यादा लोग हैं हमारे पास, और वो भी मजदूर। कितने सारे इंडिया के लेबर्स दुबई में काम कर रहे हैं, दुबई में बहुत सारा लेबर है इंडिया का, ठीक है? बाहर भी है, और भी जगह पे, जगह जगह फैले हुए हैं हम हर जगह है, ठीक है? और कहीं कोई हमारे अंदर यहाँ पे नहीं आ पा रहा है इंडिया में, इंडिया वाले हर जगह है। समझ में आ गई चीज? लोग इतने हमारे पास। तो एक तो हम लोग देखो क्या है, डेवलपिंग। पहला तो हमारी प्रॉब्लम ही है कि हम डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। दूसरा, कंट्री भी हमारा लेबर सरप्लस है, हमारे पास लेबर भी खूब सारे हैं, ठीक है? उसके बाद, इट इज अ कंसर्न ऑफ द स्टेट टू अचीव अ रीजनेबल ग्रोथ रेट इन द इकोनॉमी एंड टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देयर ऑफ। ऐसे मामले में ग्रोथ भी लेके आनी है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, सबको रोटी कपड़ा मकान भी देना है, तो बहुत ज्यादा चैलेंज की बात है ये। दिस प्रोसेस बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री विद डेमोक्रेटिक फ्रेम। ऊपर से डेमोक्रेटिक भी है हम, ठीक है? और हमें फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम भी है सिटीजन्स को चूज करने का कि कौन नेता बने। तो ये तो और भी खतरनाक है, राइट्स और दे दिए तुमने उन लेबर को। पहले तो लेबर ज्यादा, पहले तो तुम डेवलपिंग, ठीक है? तो तुम्हारा मतलब आप वर्क स्टॉपेज को अफोर्ड नहीं कर सकते, ऊपर से लेबर बहुत सारे हैं, और उनके पास राइट भी खूब खूब सारे, क्योंकि हमारे कंट्री में सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स हैं।
हम अपना नेता खुद चूज करते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट्स भर भर के दे दिए, तो इनके पास मोर्चा निकालने का राइट, इनके पास बोलने का राइट, इनका कहीं पे भी घूमने का राइट, तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे ये तो ऐसे। तो लॉस तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो डिसिप्लिन खत्म है, और फिर ये दंगे वगैरह होने लग जाएंगे, इंडिया में प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा। बाहर वाले तो क्या खत्म करेंगे, हम खुद ही खुद को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली। State in the developing country concern itself not only with the content of work rules but also with the framing of rules relating to discipline, training and employment. तो खाली हमें वर्क रूल्स नहीं बनाने, चलते फिरते रूल्स, कि अच्छे से काम कर लेना, टाइम से काम करना है, रात को ज्यादा काम नहीं कराना, लेबर से अत्याचार उस पर नहीं करना, ये छोटे मोटे रूल्स बनाए नहीं बनाएंगे हम लोग, सब चीजों के रूल्स बना रखे हमने, डिसिप्लिन के, ट्रेनिंग के, एम्प्लॉयमेंट के, इन सब के। समझ में आ गई चीज? तो ये तुम्हारा पूरा आंसर बनेगा उसका, किसका, जो अभी मैंने बताया। क्या? extent of state control is dependent on the stage of economic development. कमेंट तो तुम्हें सब लिखना पड़ेगा। पहले यूएस और इंग्लैंड का एग्जांपल दे देना कि भाई वो डेवलप्ड है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उन्होंने बेयर रूल्स बना रखे। फिर इंडिया का एग्जांपल दे देना, हम डेवलपिंग भी है, हमारे पास लेबर सरप्लस भी है, और हम लोग डेमोक्रेटिक भी है, इसलिए हमें सारे रूल्स और उनका इन्फोर्समेंट करना पड़ता है। समझ में आ गई चीज? तो क्या अपनी लैंग्वेज में लिख दे मैम, चलेगा क्या? बुक की लैंग्वेज चिपकाने की जरूरत है क्या? नहीं, सेक्शन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, तो जनरल बातें पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा रटने की जरूरत है क्या? नहीं, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग तुम आंसर लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, और अगर मैं बोल भी दूं कि एज इट इज याद करके आ जाना, तो कौन सा तुमसे याद हो जाएगा, है ना? तो जो चीज रियलिस्टिक नहीं है उस पर ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है नहीं। सेक्शन आएगा तो सेक्शन की लैंग्वेज थोड़ी सी बुकिश होनी जरूरी है, क्योंकि वो सेक्शन है, वो बकायदा वैसा ही लिखा गया है, तो उसको तुम थोड़ा सा बोलते ना कॉपी करने का ट्राई करोगे तो अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में बेटर मार्क्स आ जाएंगे। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ट्राई व्राई, इसको बस अंडरस्टैंड करो, अपनी लैंग्वेज में कोट कर दो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि सेक्शन में तुम्हें थोड़ा जज करके पड़ता है कि जिसने कैसे लिखा है, कितना ब्यूटीफुली लिखा है, और इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया। ये तो कोई एक्ट तो है नहीं, ना ही कोई सेक्शन है। ठीक है, अपना जो भी लिखा है बढ़िया ही है। ठीक है, फालतू बातें नहीं लिखनी। अब देखो क्या है, अब इसमें कुछ चीजें दे रखी है तुम्हें कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 तरह की लिस्ट होती है। लिस्ट कौन कौन सी पता है क्या? हाँ, यूनियन, स्टेट और कॉनकरेंट। तो यूनियन के जो मैटर्स है वो कौन सॉल्व करता है, कौन लॉज बनाता है? सीजी। स्टेट के एचडी, और कॉनकरेंट में दोनों, बोथ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब अगेन कितनी लिस्ट होती है, कौन कौन से मैटर किस में आते हैं, क्या होते हैं, अगेन जेआईजेल का पार्ट है। हमें तो मतलब लेबर लॉज कौन सी लिस्ट में आता है, लेबर लॉज आता है कॉनकरेंट में, लेबर लॉज। हमारा मुद्दा सिर्फ मजदूर है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं। लेबर्स आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, दोनों सरकारें मिलकर लॉज बनाती है लेबर लॉज के अंदर, और इसलिए इन सरकार को हम क्या बोलते हैं? सीजी, एसजी नहीं बोलते, एजी बोलते हैं, एजी, एजी। समझ में आ गई चीज? एजी ओजी वाला एजी नहीं है ये, नॉर्मल एजी। एजी मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट सूटेबल है वो लॉज बना देगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसमें दोनों आते हैं, सीजीबी और एचजीबी। समझ में आ गई चीज? तो हम सारे चैप्टर्स में क्या बोलेंगे? एजी ने ये कर दिया, एजी ने वो कर दिया। समझ में आ गई चीज? तो एजी वर्ड यूज करना है, सीजी एचजी बहुत लिमिटेड जगहों पे आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि हम लेबर लॉस पढ़ रहे हैं। अच्छा, यूनियन का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? यूनियन लिस्ट का कोई एग्जाम्पल जो यूनियन ही बनाता है, सीजी। हाँ, एक्ट। सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के रिगार्डिंग लॉस कौन बनाता है? सीजी। ठीक है, और इसका अगर मैं तुम्हें दूं तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, वेरी गुड, और हेल्थ एजुकेशन, ये सब इसके अंदर आएगा, और एल्कोहल भी आता है इसके अंदर। तभी तो गुजरात ड्राई स्टेट है। अब राजस्थान गवर्नमेंट एक दिन फिक्स कर दे कि अल्कोहल बैन कर देंगे, ठीक है, तो फिर हाँ, तो वो सब इसके अंदर आता है, एसजी के। क्लियर हो गया? ड्रग्स सीजी का पार्ट है, तो वो तो पूरे इंडिया में बैंड है ना। समझ में आ गई चीज? तो ये सारी चीजें हैं, तो एक एक एग्जाम्पल हम याद कर लेंगे तो सही रहेगा, बाकी इससे हमें कोई मतलब है नहीं। कॉन्करेंट लिस्ट में आपका लेबर लॉज आता है, बस इतना याद कर लो। ठीक है, तो दोनों सरकारें मिलकर लॉज बना सकती है लेबर लॉज के लिए। ठीक है, बस एक ही है इसका एक्सेप्शन, फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट पूरी तरीके से एसजी के अंदर आता है। एक ही चैप्टर है तुम्हारे, एक ही एक्ट है जो एचजी के अंदर आता है, उसमें सीजी इन्वॉल्व नहीं होता। बाकी सब में एजी एजी करेंगे, इसमें एचजी एचजी करेंगे। ठीक है, अब इसको बनाओ।
दो कॉपी बनानी है वैसे सब्जेक्ट की, पार्ट ए और पार्ट बी के अलग अलग बनाना। पार्ट बी में बहुत ज़्यादा लिखोगे, क्योंकि पार्ट ए में हम कम लिखेंगे क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स याद करने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत है। तुम आधार नंबर को नंबर आधार तो नहीं लिख दोगे, आधार नंबर ही लिखना पड़ेगा उसके अंदर। समझ में आ गई चीज़। तो उसमें मोस्टली वैसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उसके नोट्स कम बनाएंगे हम लोग। और हमारा मेन फोकस भी यही है, इसका हर टॉपिक के नोट्स बनेंगे। ये 14 15 तो देखो थोड़े इंट्रोडक्टरी है, थोड़े लाइट चैप्टर्स है। मेन चैप्टर तुम्हारा 16 17 18 19 20 है, वहां से हम प्रॉपर एक एक टॉपिक के नोट्स बनाने लग जाए। समझ में आ गई चीज़। तो उससे क्या होगा, नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऊपर से नोट से पढ़ना आसान होता है, तो एग्जाम से एक दिन पहले वाला काम भी हमारा हो जाएगा और हमें लर्निंग भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वो 5 सब्जेक्ट चैप्टर्स हम टारगेट करेंगे, उसका सब कुछ काम करेंगे। पार्ट ए में थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अलग होएगी, क्योंकि वो अलग है इससे बहुत ज़्यादा, दोनों का कोई लेना देना नहीं है आपस में। समझ में आ गई चीज़, ऐसे रखेंगे तो कॉपीज भी अलग बना लोगे तो बढ़िया रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी बाद में। फैक्ट्रीज एक्ट, हाँ वो सिर्फ एसजी के अंदर आता है, वो स्टेट लिस्ट का मामला है, स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट में नहीं आता। बाकी मोस्टली लेबर लॉज कॉन्करेंट लिस्ट में ही आते हैं। ठीक है, अब ये कोई याद रखने की बात है कि नहीं, तुम्हें बस ये याद रखना है कि एजी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चलती है लेबर लॉज के अंदर, ये काम की बात है, बस ये याद कर लेना, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं। अब सिलेबस में इसलिए पढ़ना सब कुछ पड़ता है, पर जरूरी नहीं सब काम का हो। ठीक है, वो मैं बता दूंगी क्या काम का है क्या नहीं है। हो गया ये। अब ये ना तुम्हें पता है क्या दे रखा है इन्होंने, कि कौन से एक्ट बना रखे इन्होंने अलग अलग, कौन से एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, कौन से इसमें आते हैं। ये सब फालतू क्वेश्चन कभी नहीं आ सकते एग्जाम में, इतना टाइम नहीं उनके पास। ठीक है, और ऊपर से कौन से एक्ट क्या बोलते हैं, वो तो हम एक्ट ही पढ़ लेंगे तो हमें पता चल ही जाएगा कि कौन से एक्ट क्या बोलते हैं, उसके नाम पढ़ के भी क्या कर लोगे। समझ में चीज, जब तुम्हें पूरा एक्ट ही पढ़ना है तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा ना वो एक्ट किसके बारे में। तो अभी क्यों पढ़ा रहे हैं तुम्हें पता नहीं। ठीक है, हम अपना टाइम वेस्ट इस पर नहीं करें। उसके बाद देखो क्या क्या है, ये सब भी एक बार रीडिंग वाली, ये सब रीडिंग वाले पोर्शन है। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये जो ब्लू वाला है इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत है। एक बार मुझे रिवाइज करके बताओ आर्टिकल, जिससे पूछो वही बताएगा। उषा, एकदम सामने बैठे हैं आप ही। उषा बताओ, आप बताओ आर्टिकल 41, अरे बैठे बैठे बता दो आराम से, चिल। 41, आर्टिकल 41 किसका है। अरे सारे बोले मैम कुछ तो मानो, क्या कर रहे हो। अरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आर्टिकल 41। हाँ, राइट टू वर्क ऐसे बोलते हैं। अरे और कौन बताएगा, आप बताओ आप। आर्टिकल 39, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, लविश का आप बताओ। आर्टिकल 43A। हाँ, किसका होगा, वर्कर्स का ही होगा, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है, और कौन बताएगा, आप बताओ एकदम क्या बोलते हैं, आपके पास, आप हाँ आप बताओ। आर्टिकल 42। हाँ हाँ, कर लो सब, चीटिंग कर लो एक काम। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, अरे स्टोरी याद करे फिर भी याद दिया। सबसे पहले सबका भला, सबका भला तो लड़कियों का भला, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। 40 को उड़ा दो, 41 राइट टू वर्क, 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, 43 में लिविंग वेजेस, और 43 में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट। समझ में आ गया क्या। ठीक है, और ये स्टेट कंट्रोल वाली बात ही कौन समझाना चाहेगा, साहिल आप बताओ। ये वो हमने पढ़ा था स्टेट कंट्रोल वाला, चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बताओ। हम्म। 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 किसमें। हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज में स्टेट कंट्रोल कितना है। नहीं नहीं, स्टेट कंट्रोल उतना होता है जितने जैसी आपकी कंट्री होती है। ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्री में कम होगा और डेवलपिंग में ज्यादा होगा। ठीक है, तो डेवलप्ड का एग्जांपल दो। हाँ, यूएसए और इंग्लैंड दे दो, और डेवलपिंग तो हमें ही, तो हमें कोई एग्जांपल की जरूरत नहीं खास। तो इंडिया में लेबर लॉस ज्यादा क्यों है, आप बताओ। 3 रीजन है।
उन लेबर है ना जो ज्यादा है, उनके पास राइट्स भी बहुत ज्यादा है। मतलब डेमोक्रेसी बहुत है हमारे इंडिया में, डेमोक्रेसी है और राइट्स भी ज्यादा है, फंडामेंटल राइट्स भी ज्यादा है, इसलिए लेबर लॉज ज्यादा है। ठीक है, बनिए आंसर, याद हो गया। आर्टिकल्स तो देखो थोड़ा रटने वाली चीज है, मैंने अपनी तरफ से स्टोरी बना के दी है ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग याद करोगे तो ज्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। तो घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना जितना हमने आज तक पढ़ा है, ठीक है। बाकी अभी तक हमने 5 मार्क्स का भी कवर नहीं किया है, देखा जाए तो हम बस बहुत बेसिक बातें पढ़ रहे हैं अभी। तो ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है अभी स्टार्टिंग में, तभी मैं ये चैप्टर सबसे पहले उठाती हूँ जो जनरल तुम्हें लेबर लॉज और खाली लॉ का इंटरप्रिटेशन सिखा दे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आर्टिकल्स रिवाइज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि वो रटने वाली चीज है, उसमें आई कांट हेल्प यू, ठीक है। तो स्टोरी बना के जो आज हमने पढ़ी है उसको अच्छे से घर पे जाके एक बार मगअप कर लेना, ताकि कल पूछो तो कल सबको आना चाहिए। आज तो तुमने ऐसे ही कर दिया कि क्या मैम, ठीक है, पर कल अच्छे से पढ़ के आना सारे के सारे, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज में है कि वो बेयर रूल्स बना के रखे हैं उन्होंने, ऑब्जर्वेंस उनकी बहुत कम है, मिनिमम है, और स्टेट कंट्रोल एलिमिनेट कर रखा है यूएसए ने, तो ठीक है। अगर वर्क स्टॉपेज होते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ऐसे बना सकते